नमस्कार दोस्तों, कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। हिंदी सब्जेक्ट में आज हम तीसरा गद्य पढ़ने वाले हैं, जिनका नाम है क्या निराश हुआ जाए। हमारा कक्षा 9 में तीसरा गद्य है, क्या निराश हुआ जाए। उसमें पूरे गद्य में क्या आता है उसका हम थोड़ी बातें समझ लेते हैं। तो प्रस्तुत निबंध द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने ये निबंध लिखा है। तो उसमें इस निबंध में यह समस्या है, आज की समस्या के बारे में बात की है। तत्कालीन भारतीय समाज में व्याप्त अनाचार केवल बाहरी स्तर पर है, वास्तव में आज भी लोगों में मानवीय मूल्यों के प्रति आस्था कायम है। तो इसका मतलब यह है कि आज के समाज में कई बुराइयां चारों ओर फैली हुई है, लेकिन उसमें सभी लोगों के अंदर कहीं ना कहीं एक बात कायम है कि अच्छाई तो है ही, बुराइयां बहुत देखी है सबने, बहुत है, मगर कहीं ना कहीं लोगों में आस्था है, विश्वास है कि कहीं ना कहीं अच्छाइयाँ भी है। अपने जीवन में घटित कुछ घटनाओं के द्वारा बताए कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, अपितु हमें जीवन में प्रति आस्थावान बने रहना चाहिए। तो कवि लेखक हमें इस गद्य के निबंध के द्वारा हमें ये बताना चाहते हैं कि बुराइयां से हमें निराश नहीं होना चाहिए। क्या निराश हुआ जाए तो हमें उस बात से निराश नहीं होना चाहिए, आशावान बनना चाहिए। अच्छाइयाँ आज भी मौजूद है। इस निबंध में दो उदाहरण अपने जीवन के द्विवेदी जी ने हमें बताकर हमें ये बताने का प्रयत्न किया है कि आस्थावान बनो, जीवन में निराश मत हो। बुराइयां है लेकिन अच्छाइयां भी है। तो देखते हैं हम निबंध आगे। मेरा मन कभी कभी बैठ जाता है। समाचार पत्र में ठगी, डकैती, चोरी, तस्करी और भ्रष्टाचार के समाचार भरे रहते हैं। आरोप प्रत्यारोप का कुछ ऐसा वातावरण बन गया है कि लगता है कि देश में कोई ईमानदार आदमी ही नहीं रह गया है। हर व्यक्ति संदेह की दृष्टि से देखा जा रहा है। जो जितने ही ऊंचे पद में है उनमें उतने ही अधिक दोष पाए जाते हैं। तो लेखक पहले ही पैराग्राफ में कहते हैं कि आज हम देखें, समाचार पत्र देखें, टीवी देखें, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ देश के बारे में हम देखने जाए और सुनने जाए तो चारों ओर चोरी, डकैती और बुराइयां हमें देखने को मिलती है। जो जितने बड़े पद पर है, बड़े ओहदे पर है, वो उतनी बड़ी बुराई करता है, छोटे वाला छोटी बुराई करता है। चारों ओर ये देखकर मानो हमारा दिल बैठ जाता है, यानी एकदम निराश हो जाना, ऐसा हमें महसूस होने लगता है। एक बहुत बड़े आदमी ने मुझसे एक बार कहा था कि समय सुखी वही है जो कुछ नहीं करता, जो कुछ भी करेगा उसमें लोग दोष खोजने लगेंगे। ये अनुभव की बात है कि आप अगर कुछ ना करो, कोई होद्दा स्वीकार मत करो, कुछ ना करो तो आपको लोग कुछ नहीं कहेंगे। लेकिन आज आप कुछ करने जाओगे, कुछ सेवा अगर कोई और बात करने जाओगे तो लोग आपकी बुराइयां करना शुरू कर देंगे, उसके सारे गुण भुला दिए जाएंगे और दोषों को बढ़ा चढ़ा कर दिखाया जाने लगेगा। दोष किसमें नहीं होते, यही कारण है कि हर आदमी दोषी अधिक सी दिख रहा है, गुणी कम या बिल्कुल ही नहीं। स्थिति अगर ऐसी है तो निश्चय चिंता का विषय है। बहुत ही गहरी बात करने का प्रयत्न किया है कि आज हम लोगों का कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि उसमें 10 अच्छाइयाँ हैं और एक बुराई है, तो हम बुराई को पकड़ लेते हैं और उसके बारे में ही बात करते हैं। कभी अच्छाई के बारे में हम बात नहीं करते। कोई भी आदमी में 10 अच्छे गुण हो तो हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे, और एक ही खराब अच्छा गुण नहीं है तो उसको पकड़कर उसकी बातें बनाएंगे और समाज में वही उसका प्रचार करेंगे कि ये आदमी बुरा है, ऐसा। मगर उसकी अच्छाइयाँ तो देखो, 10 अच्छाइयाँ हैं, एक बुराई है, तो क्या हुआ? तो ये चिंता का विषय है। लेखक ने हमें कहा कि अगर हम ये करेंगे तो ये चिंता का विषय है। क्या यही भारतवर्ष है?
जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था। रविंद्रनाथ ठाकुर और मनमोहन मालवीय का महान संस्कृत सभ्य भारतवर्ष की अतीत के गहरे में डूब गया। आर्य और द्रविड़, हिंदू और मुसलमान, यूरोपीय और भारतीय आदर्शों की मिलन भूमि, महामानव समुद्र क्या सुखी है? सुखी है? मेरा मन कहता है ऐसा हो नहीं सकता। हमारे महान मनीषियों के सपनों का भारत है और रहेगा। तो हमारे जिन्होंने हमें आज़ाद किया है और अच्छे अच्छे सेवा के काम किए, ऐसे तिलक जी, गांधी जी, इन लोगों को याद करके हमें लेखक कहते हैं कि इन्होंने ऐसा सपना देखा होगा कि मेरा भारतवर्ष ऐसा होगा, ऐसी मानसिकता वाला होगा। यह सही है कि इन दिनों कुछ ऐसा माहौल बना है कि ईमानदारी से मेहनत करके जीविका चलाने वाले निरीह और भोले भाले श्रमजीवी पीस रहे हैं और झूठ तथा फरेब का रोजगार करने वाले फल फूल रहे हैं। बहुत ही सच्ची बात कही। आज आप देखो, ईमानदारी से परिश्रम करने वाला जो भी है, गरीब या मध्यम वर्ग, वो पीसा जा रहा है, उसको वो आगे नहीं बढ़ पा रहा है। और जो बेईमानी कर रहा है और रिश्वत खा रहा है और बुराइयां कर रहा है, समाज के लोगों का लहू चूस रहा है, वो दिन ब दिन आगे बढ़ रहा है। तो समाज में ऐसी प्रवर्तमान स्थिति हो गई है। ईमानदार को मूर्खता का पर्याय समझा जाने लगा है। सच्चाई केवल भीरू और बेबस लोगों के हिस्से पड़ी है। ऐसी स्थिति में जीवन में क्या मूल्य के बारे में लोगों की आस्था ही हिलने लगेगी। तो लोगों को आज अच्छाई से विश्वास उठने लगा है, क्योंकि लोग यही समझते कि अगर मैं अच्छा करूंगा तो भी लोग बुरा कहेंगे और बुरा करूंगा तो बुरा कहेंगे, इससे तो अच्छा है बुरा ही करूं। तो आज ऐसी परिस्थिति में बहुत ही चिंता का विषय हमें लेखक कहना चाहते हैं। परंतु ऊपर जो कुछ दिखाई दे रहा है वह बहुत ही हाल की मनुष्य निर्मित नीतियों को त्रुटियों की देने हैं। सदा मनुष्य बुद्धि नई परिस्थितियों का सामना करने के लिए नई समाज की विधि नीति को बनाती है। उनके ठीक साबित न होने पर उन्हें बदलती है। नियम कानून सबके लिए बनाए जाते हैं, पर सबके लिए कभी कभी एक ही नियम सूख कर नहीं होते। सामाजिक कायदे कानून कभी युग से परीक्षित आदर्शों से टकराते हैं। इससे ऊपरी सतह अलोड़ित भी होती है। पहले भी हुआ है, आगे भी होगा। उसे देखकर हताश हो जाना ठीक नहीं है। तो लेखक कहते हैं कि ऐसी बुराइयां समाज में बहुत है। ऊपर से दिखने वाला व्यक्ति कुछ और ही निकलता है। अच्छा दिखने वाला व्यक्ति, उसके ऊपर बुराइयां डली हुई है, मगर हमें दिखती नहीं है। मगर इससे निराश होने की कोई वजह नहीं है। भारतवर्ष ने कभी भी भौतिक वस्तुओं के संग्रह को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया है। उसकी दृष्टि से मनुष्य के भीतर जो महान आंतरिक तत्व स्थिर भाव से बैठा हुआ है, वही चरम और परम है। बहुत अच्छी बात कही है लेखक ने कि भारतवर्ष के जो भी लोग हैं वो भौतिक वस्तुओं का संग्रह, वही उसको महत्व नहीं देता, उसके अंदर पड़ी हुई सच्चाई को महत्व देता है। लोभ, मोह, काम, क्रोध आदि विकार मनुष्य में स्वाभाविक रूप से विद्यमान रहते हैं, पर उन्हें प्रधान शक्तिमान लेने और अपने मन तथा बुद्धि को उन्हीं के इशारे पर छोड़ देना बहुत निष्कृत आचरण है। भारतवर्ष ने कभी भी उन्हें उचित नहीं माना। उन्हें सदा संयम के बंधन से बांधकर रखने का प्रयत्न किया है, परंतु भूख की उपेक्षा नहीं की जा सकती, बीमार के लिए दवा की उपेक्षा नहीं की जा सकती, गुमराह को ठीक रास्ते पर ले जाने की उपायों की अपेक्षा नहीं की जा सकती। तो यहाँ हमें लेखक ये समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि कोई भूखा आदमी हो या जरूरियातमंद आदमी हो तो वो बुराई नहीं करना चाहता, लेकिन ऐसी परिस्थिति में वो डल जाता है कि वो मजबूर हो जाता है बुराई करने पर, अथवा तो उसके ऊपर जो अधिकारी है वो उस पर दबाव डालता है बुराई करने पर। इस तरह धीरे धीरे वो बुराई सीखता है और बुराई करने लगता है। तो परिस्थिति, व्यक्ति, किसी ने सही कहा है कि चोर वैसे ही चोर नहीं बन जाता, उसकी मजबूरी, उसकी परिस्थितियां ऐसी
प्रवर्तमान होती है, जिसके कारण वो मजबूर बन जाता है चोरी करने के लिए। उसी तरह बुराई धीरे धीरे अच्छे आदमी को जकड़ लेती है और वो उसको धीरे धीरे बुराइयां एक वायरस की तरह है, धीरे धीरे फैलने लगती है। हुआ यह है कि इस देश में कोटि कोटि हरिद्र जनों की हीन अवस्था को दूर करने के लिए ऐसे अनेक कायदे कानून बनाए गए हैं जो कृषि, उद्योग, वाणिज्य, शिक्षा और स्वास्थ्य की स्थिति को अधिक उन्नत और सुचारू बनाने के लिए लक्ष्य से प्रेरित है। परंतु जिन लोगों को इन कार्यों में लगना है, उनका मन हर समय पवित्र नहीं होता। प्रायः ये लक्ष्य को भूल जाते हैं और अपनी ही सुख सुविधा की और ज़्यादा ध्यान देने लगते हैं। तो यहाँ पर हमारे समाज में अच्छाई और लोगों की सेवा के लिए अच्छे अच्छे आदमियों की नियुक्ति होती है, मगर धीरे धीरे वो भूल जाते हैं कि हम सेवा करने यहाँ बैठे हैं, अथवा जो हम लोगों की भलाई के लिए फर्ज पर है, वो भूल जाते हैं और अपनी भौतिक सुविधाओं के लिए धीरे धीरे लोगों का खून चूसने लगते हैं, यानी लांच रुश्वत से अपनी पैसा मिलकर कमाने लगते हैं और अपना जो कर्तव्य है वो धीरे धीरे भूल जाते हैं। भारतवर्ष सदा कानून को धर्म के रूप में देखता आ रहा है। आज एकाएक कानून और धर्म में अंतर कर दिया गया है। धर्म को धोखा नहीं दिया जा सकता, कानून को दिया जा सकता है। यही कारण है कि लोग धर्म भीरू है, वे कानून की त्रुटियों से लाभ उठाने में संकोच नहीं करते। तो कानून जो है, आज का कानून बनाया गया है सही तरह से, मगर बुरे लोग वो कानून से कैसे बचा जाए, वो पहले से ढूंढ कर रखा है। सभी कानून को एक मजाक बना दिया गया है आज के कानून को, और धीरे धीरे उस कानून को मानो अपनी जेब में रख दिया है लोगों ने। इस बात के पर्याप्त प्रमाण खोजे जा सकते हैं कि समाज की ऊपरी वर्ग में चाहे जो भी होता रहा हो, भीतर भीतर भारतवर्ष अब भी यह अनुभव कर रहा है कि धर्म कानून से बड़ी चीज है। अब भी सेवा, ईमानदारी, सच्चाई और आध्यात्मिक के मूल्य बने हुए हैं। तो इसका मतलब यह नहीं है कि पूरी तरह सच्चाई और ईमानदारी देश में से मिट गई है। कहीं ना कहीं ऐसे आपको 1000 में 1 लोग तो ऐसा मिलेगा जो सच्चाई, ईमानदारी से ही अपना जीवन लड़ता है, बुराई से लड़ता है, मगर ईमानदारी नहीं छोड़ता अपनी। वो है, ये दब अवश्य गए हैं लेकिन नष्ट नहीं हुए। आज भी यह मनुष्य से प्रेम करता है, महिलाओं का सम्मान करता है, झूठ और चोरी को गलत समझता है, दूसरे को पीड़ा पहुंचाने को पाप समझता है। हर आदमी अपने व्यक्तिगत जीवन में इस बात का अनुभव करता है। समाचार पत्रों में जो भ्रष्टाचार के प्रति आक्रोश है, वही साबित करता है कि हम ऐसी चीजों को गलत समझते हैं और समाज से उन तत्वों की प्रतिष्ठा कम करना चाहते हैं जो गलत तरीके से धन या मान संग्रह करते हैं। तो आज हम देखते समाचार पत्र में कि ये लांच रुश्वत है, ये बुराई है, उससे हमें क्रोध आता है और हम ये कहते हैं कि ये नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हमारे में अच्छाई है। दोषों का पर्दाफाश करना बुरी बात नहीं है। बुराई ये मालूम होती है कि किसी के आचरण के गलत पक्ष को उद्घाटित करते समय उसमें लिया जाए और दोष उद्घाटित को एक मात्र कर्तव्य मान लिया जाए। बुराई में रस लेना बुरी बात है, अच्छाई को उतना ही रस लेकर उजागर न करना और भी बुरी बात है। ये बहुत ही अच्छी बात कही है लेखक ने कि बुराई को आप बुरा समझो, ये लेकिन अपने आंखों से आप बुराई देख रहे हो और उसको सह लो और कुछ न बोलो, ये बहुत ही बुरी बात है। गांधी जी ने अगर उस समय जब प्लेटफॉर्म पर उनका सामान ट्रेन में से उनके पास फर्स्ट क्लास की टिकट थी, फिर भी उसका सामान अंग्रेज लोगों ने प्लेटफॉर्म पर फेंक दिया, उनको भी फेंक दिया प्लेटफॉर्म पर, तब अगर उन्होंने वो सह लिया होता तो आज वो हमारे सामने इतने बड़े नेता नहीं होते।
इसलिए कहते हैं कि छोटी सी छोटी बुरी बात हो उसको सहो मत, उसके सामने आवाज उठाओ, उसको देखो मत। सैकड़ों घटनाएं ऐसी घटती है जिनमें उजागर करने से लोग चित्त में अच्छाई के प्रति अच्छी भावना लगती है। एक बार एक अनुभव बताते हैं लेखक हमें यहाँ पर। एक बार रेलवे स्टेशन पर टिकट लेते हुए गलती से मैंने 10 के बजाय 100 रुपए का नोट दे दिया। मैं जल्दी मैं आकर गाड़ी में बैठ गया। थोड़ी देर में टिकट बाबू उन दिनों के सेकंड क्लास के डिब्बे में हर आदमी का चेहरा पहचानते हुए उपस्थित हुआ। उसने मुझे पहचान लिया और बड़ी विनम्रता से मेरे हाथ में बचे हुए रुपए दे दिए और बोला, ये बहुत गलती हो गई थी। आपने भी नहीं देखा, मैंने भी नहीं देखा। उनके चेहरे पर विचित्र संतोष की गरिमा थी। मैं चकित हो गया। लेखक ने अपना अनुभव बताया कि मैं टिकट लेने गया और 100 के नोट के वापस पैसे लेने भूल गया और मैं ट्रेन में जाकर बैठ गया तो वो वहाँ पर आया और मुझे वापस पैसे दिए। तो उसका मतलब इस उदाहरण से हमें ये बताने का प्रयत्न कर रहे कि अच्छा ही है, अच्छे आदमी है, ईमानदार आदमी है। आप निराश मत हो, अच्छे आदमी आज भी मौजूद है। कैसे कुएं की दुनिया में सच्चाई और ईमानदारी लुप्त हो गई है, वैसे उनके वांछित घटना भी हुई है, परंतु यह घटना ठगी और वंचना की उनकी घटनाओं के अधिक शक्तिशाली। एक दूसरी घटना बताते हैं हमें लेखक। एक बार मैं बस यात्रा कर रहा था। मेरे साथ मेरी पत्नी और 3 बच्चे भी थे। बस में कुछ खराबी थी, रुक रुक कर चलती थी। गंतव्य के 5 मील पहले ही एक निर्जन अनुष्ठान में बस ने जवाब दे दिया। रात के कोई 10 बजे होंगे। तो एक बार दूसरा अनुभव, लेखक अपनी फैमिली के साथ बस में जा रहे थे और एक निर्जन जंगल जैसा था, वहाँ पर बस रुक गई अचानक। बस में यात्री घबरा गए। कंडक्टर ऊपर गया और एक साइकिल लेकर चलता बना। कंडक्टर साइकिल लेके चलने लगा। लोगों को संदेह हो गया कि हमें धोखा दिया जा रहा है। लोगों को संदेह हो गया कि कहीं यह बस रुक गई, अब हमारे साथ धोखा तो नहीं होगा। कंडक्टर चला गया साइकिल लेके। बस में बैठे लोगों ने तरह तरह की बातें शुरू कर दी। किसी ने कहा यहाँ डकैती होती है, 2 दिन पहले यहाँ पर लोगों को लूटा गया था। परिवार सहित अकेला मैं भी था। बच्चे पानी पानी चिल्ला रहे थे। पानी का कहीं ठिकाना न था। ऊपर से आदमियों का डर समा गया था। अब बच्चे पानी मांग रहे थे, लोग डरा रहे थे। बहुत ही विकट परिस्थिति आ गई। कुछ नौजवान ने ड्राइवर को पकड़कर मारने पीटने का हिसाब बनाया। कुछ नौजवान थे, चलो ड्राइवर को पकड़कर उसको पूछते मारते। ड्राइवर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। हवाइयाँ नहीं, डर जाना। लोगों ने उसे पकड़ लिया। वो बड़े कातर ढंग से मेरी ओर देखने लगा और बोला, हम लोग बस का कोई उपाय कर रहे हैं, बचाइए, ये लोग मारेंगे। कि हम बस को चालू करने का इंतजाम करने वाले हैं, ये लोग मुझे मारेंगे, मुझे बचाइए। लेखक की ओर देखकर ड्राइवर ने ऐसा बोला। डर तो मेरे मन में भी था, पर उसकी कातर मुद्रा देखकर मैंने यात्रियों को समझाकर मारना ठीक नहीं है। परंतु यात्री इतने घबरा गए कि वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं हुए। कहने लगे, इसकी बातों में मत आइए, धोखा दे रहा है। कंडक्टर को पहले डाकों के वहां भेज दिया है। ऐसे लोग कहने लगे। मेरा माना नहीं लोगों ने। मैं भी बहुत भयभीत, पर ड्राइवर को किसी तरह मारपीट से मैंने बचा लिया। 1.5-2 घंटे बीत गए। मेरे बच्चे भोजन और पानी के लिए व्याकुल थे। मेरी और मेरी पत्नी की हालत बुरी थी। लोगों ने ड्राइवर को मारा तो नहीं, पर उसे बस से उतारकर एक जगह घेर रखा। कोई भी दुर्घटना होती है तो पहले ड्राइवर को समाप्त कर देना उन्हें उचित समझा। एक और ड्राइवर को ले गए कि कुछ घटना बने तो ड्राइवर को पीट देंगे। ये गिड़गिड़ाने का कोई विशेष असर नहीं पड़ा। इस समय क्या देखता हूँ कि एक खाली बस चली आ रही है और उस पर हमारा बस कंडक्टर भी बैठा हुआ है। उसने आते ही कहा, अड्डे से नई बस लाया हूँ, इस पर बैठिए, वह बस चलाने लायक नहीं है। फिर मेरे पास एक लोटे में पानी और थोड़ा दूध लेकर आया और बोला, पंडित जी, बच्चों को रोना मुझसे देखा नहीं गया, वही दूध मिल गया तो थोड़ा लेता आया। यात्रियों में फिर जान आई।
सब ने उसे धन्यवाद दिया, ड्राइवर से माफ़ी मांगी और 12 बजे से पहले ही सब लोग बस अड्डे पर पहुंचे। तो यहाँ पर देखो कि कंडक्टर खाली बस लेने गया था, वापस आते लेखक के बच्चों के लिए दूध पानी लेके आया। तुम पहले से ये समझने लगते हैं पूરું થઈ ગયું મેમરી સ્ટોરેજ સ્પેસ ઇફેક્ટ स्पेस नहीं સ્પેસ નહીં હા તો હાલ નવો બનાવ્યો चालू છે બધી। હા તો ફરી બે ટોચ થઈ હાલ मारो। ચાલુ રાખ कैसे कहूँ कि मनुष्य एक मनुष्यता समाप्त हो गई है। कैसे कहूँ कि लोगों में दया माया रही नहीं। जीवन में न जाने कितनी ऐसी घटनाएं हैं जिनमें भूल नहीं सकता। तो लेखक इसके आधार पर हमें कहते हैं कि मनुष्यता खत्म नहीं हो गई। हमारा नजरिया सभी जगह बुराई ही देखता है, ऐसा नहीं होता। कहीं कहीं अच्छाई भी होती है। ठगा भी गया हूँ, धोखा भी खाया है मैंने, परंतु बहुत कम स्थलों पर विश्वासघात नाम की चीज मिलती है। केवल उन्हीं बातों का हिसाब रखो जिनमें धोखा खाया है, तो जीवन कष्ट का हो जाएगा। परंतु ऐसी घटनाएं भी बहुत कम नहीं है जब लोगों ने अकारण सहायता की है, निराश मन को ढाढ़स दिया है, मनुष्य की बनाई विधि गलत नतीजे तक पहुंच रही है। तो इस पाठ से हमें लेखक, इस गद्य से हमें ये लेखक कहने का प्रयत्न करते हैं कि चारों ओर बुराइयां फैली है, वो सही है, लेकिन अच्छाइयाँ भी मौजूद है। नज़रिया थोड़ा ठीक रखना। सब जगह बुराई ही मत ढूंढो अपनी नज़र से। अच्छाई भी है, अच्छे लोग भी है, ईमानदार लोग भी है। तो सभी जगह बुराइयाँ हम ढूंढेंगे तो हम भी बुराई की ओर खींचे चले जाएंगे, अच्छाई को हम सोचेंगे भी नहीं। इसीलिए मैं कहता हूँ कि बुराई पूरी तरह पूरे देश में नहीं फैली, अच्छाई भी आज भी है। इसीलिए हमें निराश नहीं होना चाहिए, अच्छाइयाँ है, इस बात सोचनी चाहिए। यहाँ पर हमारा गद्य हम पूरा करते हैं, उसके स्वाध्याय अभ्यास टिप्पण सब विद्यार्थी लिख लेंगे। नमस्कार।